हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों स्वागत है एक नए बैच की एक नई क्लास में जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जी हां दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की हम आज शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बिकॉज दोस्तों आज जो लेक्चर बनाया है उसमें मैंने बहुत मेहनत भी की है और आप सभी को दोस्तों मेहनत दिखने भी वाली है। बिल्कुल दोस्तों दिखेगी, बिकॉज मेहनत की है तो दिखेगी। देखिए दोस्तों, सरल से सरल भाषा में आपके सामने इस लेक्चर को लाने का मेरा प्रयास है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस मस्तिष्क के पटल खोलकर बैठना। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों वैसे हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तब हम ब्रिटिशर्स का आगमन देखते हैं। दोस्तों हम उत्तर मुगल कालीन शासकों की भी स्थिति देखते हैं, क्योंकि उस समय जो है 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों जो है उत्तर मुगल काल जो है, उत्तर जो प्रवर्ती शासक जो है दोस्तों मुगलों के, उनकी जानकारी भी दोस्तों हम इसके साथ पढ़ते हैं। फिर ब्रिटिशर्स का उत्थान देखते हैं, ठीक है। बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ब्रिटिशर्स का उत्थान, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमारे सिलेबस में अगला ही टॉपिक है। पहला जो टॉपिक था वो था आधुनिक भारत के स्रोत, वो हमने देख लिया है। अब दोस्तों टॉपिक वाइज चलेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अच्छा गुरुजी, आज आप इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो? तो बच्चों जान लीजिए, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि आखिरकार भारत में वो क्या खासियत थी जिस वजह से यूरोपीय जो लोग हैं वह भारत की तरफ आकर्षित हुए। क्या सिर्फ भारत में कुछ ऐसी खासियत थी या फिर कुछ ना कुछ पुनर्जागरण का भी प्रभाव पड़ रहा था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण के चलते बहुत सारे आविष्कार हुए। और दोस्तों बहुत सारे आविष्कारों में दिशा सूचक यंत्रों का, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे समुद्री यात्राएं बहुत ही सुगम हो गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और बातें, जैसे कि कुस्तुनतुनिया का पतन होना, ठीक है। और दोस्तों यूरोपियों द्वारा नए नए समुद्री मार्गों को खोजना, उसके द्वारा दोस्तों कोलंबस का असफल प्रयास, इसके अलावा वास्को डी गामा का दोस्तों भारत आना, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिरकार यूरोपियंस भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुए, यूरोपियंस के आने का कारण जानेंगे। हम जानेंगे कि किस किस क्रम में और भारत को खोजने के क्या क्या प्रयास किए गए। फिर हम जानेंगे कि कौन सबसे पहले भारत में आते हैं, ठीक है, भारत की खोज करते हैं, ढूंढते हैं समुद्री मार्ग का रास्ता, ठीक है, उनको जानेंगे। फिर हम दोस्तों हल्की सी नजर डालेंगे कि आखिरकार इनके आने का परिणाम क्या हुआ। हालांकि परिणामों की बात हम और बाद में करेंगे, जब एक एक पुर्तगालियों को, ठीक है, और डच है, अंग्रेज है, इन सबको हम एक एक बार पढ़ लेंगे, तब परिणाम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन एक हल्की सी दृष्टि आज हम यहां भी डालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कुल मिलाकर शुरुआत करते हैं कि आखिरकार यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी। देखिए दोस्तों, भारत के बारे में बहुत सारे यात्रियों ने, चाहे वो मार्को पोलो हो, ठीक है, चाहे दोस्तों लेखक विलियम शेक्सपियर हो, इन्होंने भारत के बारे में बहुत ही सराहना की है भारत की। और इन्हीं के वृत्तांतों से यूरोपियंस जो है वह भारत की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। मार्को पोलो ने भी दोस्तों भारत की धन संपदा की बात की है। और जब आप सभी को मालूम है, जब वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों, तो जब वह कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, जमोरिन से मिलता है, और कुछ समय पश्चात जब वह वापस लौटता है, तो जमोरिन उसे कुछ गरम मसाले और कुछ जड़ी बूटियां देता है। और दोस्तों वास्को डी गामा को उनसे जो मुनाफा होता है वह 60 गुना मुनाफा होता है, यानी कि अपनी यात्रा पे लगे खर्च का भी 60 गुना मुनाफा वास्को डी गामा को हुआ, ठीक है। और दोस्तों इन जो भारत के अंदर जो मुख्य बात थी दोस्तों, गरम मसाले, इन गरम मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी, ठीक है। यूरोप के अंदर दोस्तों मांसाहार होता था, मांस वगैरह खाते थे, उस मांस को सुरक्षित रखने में भी गरम मसाले काम आते थे, प्लस दोस्तों उस भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी जो है गरम मसाले काम आते थे, ठीक है। तो गरम मसालों ने बहुत ज्यादा जो है आकर्षित किया इन यूरोपियंस को, ठीक है। एक एक कारण की बात करेंगे। दूसरा, भारत की धन संपदा। एक बात दोस्तों यह भी है कि भले ही पुर्तगालियों का यह कहना था कि हम भारत में व्यापार करने आए हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का छुपा हुआ एजेंडा धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। कहीं ना कहीं दोस्तों उनका एक एजेंडा समुद्री व्यापार पर अधिकार करना भी था। तभी तो पुर्तगाली राजा हेनरी द नेविगेटर ने दोस्तों समुद्री यात्राओं के लिए जो है प्रोत्साहन दिया वहां के यात्रियों को। और दोस्तों स्पेन, जो स्वयं स्पेन की रानी दोस्तों इसाबेला,
इसाबेला ने भी दोस्तों समुद्री यात्रियों को क्या किया, प्रोत्साहित किया। कोलंबस को किसने भेजा था, इसाबेला ने भेजा था। ठीक है, सारी बात करने वाले। चलिए दोस्तों, तो बस आप हल्का सा दिमाग में ये रखिए कि जो यूरोपियंस भारत आए थे, ठीक है, वो दोस्तों भारत में भारत की धन संपदा, भारत की उष्णकटिबंधीय फसलें, यहाँ के गर्म मसाले, यहाँ के दोस्तों सूत है, जूट, कपास, यहाँ से व्यापार करने के लिए वे आते हैं। ठीक है दोस्तों, और धीरे 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 यही जो व्यापार व्यवसाय का जो सिलसिला है दोस्तों, धीरे धीरे उपनिवेश बनाने में और साम्राज्य विस्तार करने में दोस्तों बदल जाता है। ठीक है, और फिर यहां पर संघर्ष शुरू होता है और अंग्रेज जो है दोस्तों फिर यहां पर जो है संघर्ष करते हैं, विजयी होते हैं, भारत को उपनिवेश बनाते हैं और काफी लंबा शोषण चलता है भारत का। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये आए थे तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे व्यापार के साथ यह यहाँ पर भूभाग पर भी अधिकार करने लगे। चलिए दोस्तों, पुर्तगालियों से हम बात करेंगे, आज जानेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास। आइए, बहुत सरल भाषा में लिखी है दोस्तों, खुद ने सब कुछ हाथ से लिख के उसे टाइप करवाया दोस्तों, कोई बुकिश लैंग्वेज की यहाँ बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को, इतिहास अकेडमी के बच्चों को इतिहास समझ में आ सके। आइए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही बात आप जान लीजिए कि भारत का जो संबंध है, भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी से ही है। अभी से मतलब दोस्तों जब से हम इस यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पढ़ रहे हैं, नहीं दोस्तों, हमारे संबंध प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, यूनानियों के समय से, ठीक है, यूनानियों के समय से दोस्तों हमारे संबंध यूरोप के साथ रहे हैं। ठीक है, मध्यकाल में यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से होता था दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, अभी मैं मैप में भी आपको लोकेशंस दिखाऊंगा। और यूरोप के साथ दोस्तों अलग अलग मार्गों से जो है क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। ठीक है, ये चीजें याद करने वाली नहीं है, ये चीजें सिर्फ समझने वाली है। आप जब नोट्स भी बनाओ ना तो इन चीजों को मत नोट करना, ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझ विकसित करने के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, इसको सिर्फ आराम से समझो। मेरे कहने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना ही है कि भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन था। अलग अलग मार्गों से भारत का यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है व्यापार होता था। ठीक है, 15वीं शताब्दी से पूर्व भारत के साथ यूरोपीय व्यापार 3 मार्गों से होता था। देखिए दोस्तों, कुछ मार्ग मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिन मार्गों से जो है भारत के साथ व्यापार हुआ था। ठीक है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण समुद्रों के भी नाम आएंगे, जैसे दोस्तों लाल सागर है, ठीक है, काला सागर है। ठीक है दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा दोस्तों पर्शियन गल्फ है। ठीक है, पर्शियन गल्फ जो है दोस्तों, फारस की खाड़ी, उसको तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी देखा था। ठीक है भाई, हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तो जल मार्ग से व्यापार किया करते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था वहां भी, उसको हमने वहां भी देखा था, अभी फिर से देख लेंगे। आइए, तो दोस्तों कुछ मार्गों की बात करते हैं कि आखिरकार किन मार्गों से भारत के साथ यूरोपीय व्यापार हुआ करता था, और फिर आखिरकार 1453 के अंदर ऐसी क्या कंडीशन बनी जिस वजह से ये जो मार्ग थे, ये मार्ग बंद हो गए भारतीयों के लिए, सॉरी यूरोपियों के लिए, ये मार्ग बंद हो गए। कुस्तुनतुनिया के पतन की क्या ये विशेषता है जिस वजह से यूरोपियों को दूसरे मार्ग खोजने पड़े, जानेंगे दोस्तों। आइए, तो देखिए 15वीं शताब्दी से पूर्व भारत के साथ अनेक व्यापारिक जो मार्ग थे, वो 3 मार्ग हुआ करते थे। देखिए व्यापार के, अब देखिए आपको यहां वर्ल्ड मैप दिख रहा है दोस्तों, मैप के बिना मॉडर्न इंडिया समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैप को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको छोटा। बिल्कुल, देखिए दोस्तों देखिए यहां पर सबसे पहले मैं लोकेट करूंगा हमारा प्यारा भारत। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत है, भारत जिसकी जो गौरवशाली कहानियां, ठीक है, प्राचीन काल से ही दोस्तों इसके गौरव के बारे में जो है अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं। ठीक है, भारत को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर आपको जो है ये जो यहां पर जो आपको दिख रही है, ये पर्शियन गल्फ दिख रही है। ठीक है, और आप सभी को पता है यहां देखिए, आराम से देखिए, आराम से लोकेट, यहां दोस्तों अरब सागर है। ठीक है, गुजरात है, इधर गुजरात से दोस्तों ये अरब सागर है, अरब सागर से दोस्तों यहां जाएंगे, देखिए यहां से दोस्तों आपको यहां दिख रहा है क्या, पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको यहां पर एक कैस्पियन सागर भी दिखेगा, इनके नाम आएंगे अभी, कैस्पियन सागर दोस्तों, ये काला सागर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, और दोस्तों यहां पर है लाल सागर, रेड सी।
ठीक है। और यहां पर है दोस्तों यूरोप, यहां पर है क्या, यूरोप। कंडीशन देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, और यहां पर है हमारा भारत, पर्शियन गल्फ है, ये है अरब सागर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीन महत्वपूर्ण मार्ग थे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार स्थल मार्ग हुआ करता था, स्थल मार्ग के लिए दोस्तों मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से दोस्तों अलग अलग दर्रों से, खैबर दर्रे हैं, गोमल है, बोलन दर्रे हैं, जैसे आक्रांता आया करते थे, वैसे दोस्तों अलग अलग दर्रों से आया जाता था। और दोस्तों अगर हम बात करें समुद्री मार्ग की, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ब्लैक सी है, ब्लैक सी से दोस्तों भूमध्य सागर है, यहाँ से दोस्तों फिर थोड़ा सा स्थल मार्ग से होते दोस्तों यहाँ पर लाल सागर से होकर आया जाता था, या फिर दोस्तों यहाँ से जो है पर्शियन गल्फ से भी जो दोस्तों आया जा सकता था, ठीक है। कैस्पियन सागर है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कुछ समुद्र थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो यूरोपियों को भारत तक पहुंचाने में दोस्तों क्या करते थे, मार्ग दिया करते थे। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा बहुत लंबा चक्कर लगा के आया था। वास्को डी गामा ऐसे घूमता हुआ पूरा अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच गया था, जिसको कैप ऑफ गुड होप नाम दिया गया था, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे, अभी हम वास्को डी गामा की बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। लोकेशन से ब्लैक सी है, ठीक है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, और इसके बाद दोस्तों रेड सी है और मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यूरोप है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, अभी इन्हीं की बात होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, तीन मार्गों की हम बात करते हैं, चलिए आइए देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीन मार्ग है। सोर्स दोस्तों, सोर्स प्रमाणिक पुस्तक अरविंद भास्कर जी की पुस्तक आती है, ठीक है, वहां से मैंने ये पेज लिया है, पूरे की बात नहीं कर रहा कि पूरी मैंने पीपीटी वहां से बनाई। ये तीन मार्ग है, ये मैंने वहां से लिए हैं, प्रमाणिक सोर्स है दोस्तों। देखिए, मध्य एशिया की आक्सस नदी के किनारे होता हुआ कैस्पियन सागर, अभी हमने कैस्पियन सागर की बात की दोस्तों, ये रहा आपका यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये रहा कैस्पियन सागर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है, और काला सागर तक जाता था। इसके अलावा दोस्तों सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक जाता था, दूसरा मार्ग, ठीक है। और तीसरा मार्ग दोस्तों लाल सागर होता हुआ मिस्र तक, तथा वहां से भूमध्य सागर पार कर यूरोपीय देशों तक जाता था, ठीक है। यानी कि भारत से यूरोप जाने के मार्ग थे, या फिर यूरोप से फिर भारत आया जाए, ठीक है। तो ये कुछ समुद्र जो है दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है, समुद्रिक व्यापार के लिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहां पर अगर आपको याद ना होना, तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि काला सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, लाल सागर है, ठीक है, इन समुद्रों के माध्यम से, ठीक है, भूमध्य सागर है, इन समुद्रों के माध्यम से व्यापार होता था, भारत से यूरोप और यूरोप से भारत आया जाता था, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो है पुर्तगालियों ने, यूरोपियंस ने, पुर्तगालियों ने अपनी नौ सेना को जो है काफी सुदृढ़ किया था। जिस समय पुर्तगाली यहाँ आए थे, उस समय दोस्तों शायद ही भारतीय किसी शक्ति ने नौसेना को इतना सुदृढ़ करने का सोचा हो। बिकॉज दोस्तों पुर्तगालियों का जो मेन एजेंडा था वो समुद्र पर एकाधिकार करना था। बिकॉज दोस्तों जब यहाँ पर वास्को डी गामा आता है, उस समय यहाँ के व्यापार पर एक तरफ दोस्तों अरबों का बहुत बड़ा रोल होता है, अरब कर रहे होते हैं, एक तरफ दोस्तों यूरोपियों का जो है हम देख लेते हैं कि एक तरफ इटली का जो है दोस्तों, इटली का जो काफी रोल होता है, ठीक है। तो अरब व्यापारियों के ऊपर भी क्या करना चाहते थे ये पुर्तगाली, अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, अरब व्यापारियों को यहाँ से भगाना चाहते थे, और स्वयं जो है दोस्तों क्या करना चाहते थे, समुद्र पर अधिकार करना चाहते थे। अभी हम बात करेंगे, चलिए देखिए आगे, देखिए, ठीक है। तो ये तीन मार्ग हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों ये तीन मार्ग आखिरकार होते थे, तो फिर क्यों नए मार्गों की खोज हुई? ये तीन मार्ग थे ना, तो क्यों नए मार्गों की खोज हुई? दोस्तों यहां से एक कहानी शुरू होती है, वो थी दोस्तों कुस्तुनतुनिया के पतन की। हालांकि हम आगे डिटेल से जानेंगे, अभी मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बताया, आगे अब जब हम इन कारणों का विस्तार से चर्चा करेंगे ना इसी लेक्चर के अंदर, आगे का मतलब इसी लेक्चर में अभी विस्तार से भी जानेंगे। मैं आपको सिर्फ यहां यही समझा रहा हूं कि ये तीन ऐसे मार्ग थे जहां से दोस्तों भारत आया जाता था, भारत से यूरोप, और भारत और यूरोप के मध्य के ये कुछ तीन ऐसे मार्ग थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां देखिए 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद यूरोपीय ईसाई देशों के लिए ये तीनों ही मार्ग बंद हो गए। ये तीनों जो मार्ग थे दोस्तों बंद हो गए थे। दोस्तों यहां पर आपको कुस्तुनतुनिया दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, कुस्तुनतुनिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। कुस्तुनतुनिया जो है दोस्तों, ये इसको वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी इसको वर्तमान मैप भी दिखाऊंगा आपको आगे, इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तुर्कों ने इस पर अधिकार किया दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये रहा काला सागर, बिल्कुल तट पर है, ये रहा काला सागर, ठीक है दोस्तों। तो
तुर्कों ने इस पर अधिकार किया और इसके अधिकार के साथ ही दोस्तों ये बिल्कुल समुद्र के साथ लगता था। अभी आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आप इतना सुनिए कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत ने दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया था कुस्तुनतुनिया पर, और इसके अधिकार के साथ ही यूरोपियों के जो मार्ग थे, ये 3 मार्ग जो है दोस्तों क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। अब दोस्तों यूरोपियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए मार्गों को खोजना था, और दोस्तों इसी नए मार्गों के खोजने की होड़ में दोस्तों शक्तिशाली पुर्तगाली और स्पेन ये आगे रहे दोस्तों समुद्री यात्राओं के अंदर, ठीक है। इन्हीं नए मार्गों की खोजने की होड़ में दोस्तों फिर अलग अलग मार्गों से वास्को डी गामा ने, ठीक है, कोलंबस को भी भेजा गया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा आता है, उसके बाद में दोस्तों फिर नए रास्तों की खोज होती है। समझ रहे हो ना भाई, नए रास्तों की खोज का आखिरकार क्या कारण था? बिकॉज दोस्तों कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और यूरोपियों के लिए ये जो मार्ग थे ये बंद हो गए। देखिए ये रहा भूमध्य सागर, ठीक है, ये रहा लाल सागर, ठीक है, यहां पर कैस्पियन सागर रहा, ये रहा काला सागर, ठीक है। तो ये जो मार्ग थे ये दोस्तों यूरोपियों के लिए बंद हो गए थे, ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल। तो यहां क्या है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद यूरोपीय ईसाई देशों के लिए ये 3 मार्ग बंद हो गए थे, जो जिन 3 मार्गों की हमने बात की थी, ठीक है। अब बंद हो गए थे, फिर क्या करना है, नए मार्गों को तो ढूंढना ही है, खोजना ही है। चलिए अभी कुस्तुनतुनिया के पतन को हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में आगे, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बात की है कि किन मार्गों से जो है यूरोपियंस भारत, यूरोप और भारत के मध्य ऐसे कौन से मार्ग थे। 3 मार्गों की मैंने बात की, फिर मैंने आपको बताया कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था और उस वजह से क्या हुआ था दोस्तों, नए मार्गों की खोज की जरूरत पड़ी, ठीक है। अगर हम स्थल मार्ग की बात करें दोस्तों, बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था, ठीक है, ये स्थल मार्ग है। फिर खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। यानी स्थल मार्गों से अगर आना है दोस्तों तो सेंट्रल एशिया में आइए, मध्य एशिया से दोस्तों फिर कुछ दर्रे हैं, अफगानिस्तान से होते हुए फिर कुछ दर्रे हैं, ठीक है, उन दर्रों से भारत आया जा सकता था। लेकिन अगर स्थल जल मार्ग की बात करें तो भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचना पड़ता था। इन सागरों को याद रखना, ठीक है, इनकी लोकेशन मैंने आपको बता भी दी, ठीक है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, इन सागरों के माध्यम से जो है दोस्तों भारत आया जाता था। तो ये जल और स्थल मार्ग हुआ करते थे। अब दोस्तों जल मार्ग तो समाप्त, जल मार्गों के तो यूरोपियों के लिए बंद हो गए थे कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, अब दोस्तों फिर खोज करनी जरूरी थी। अब देखिए 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार क्रमशः अरब और इटालवी व्यापारियों के हाथ में था। अगर हम बात करें दोस्तों एशिया के व्यापार पर, देखिए पुर्तगाली जब यहाँ आए थे, तो पुर्तगाली जब आए थे दोस्तों, तो वास्को डी गामा जब आया था तब वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था, तो वहां के जो राजा जमोरिन है, हालांकि ये राजा की उपाधि हुआ करती थी, अभी आगे बताऊंगा, तो जमोरिन ने बहुत स्वागत किया था उसका। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अरबों को इससे प्रॉब्लम थी, अरबों को इससे दिक्कत थी। बिकॉज दोस्तों अरबों का जो व्यापार था, समुद्री व्यापार, वो नहीं चाहते थे कि कोई थर्ड पार्टी भी हमारे बीच में इंटरफेयर करे, ठीक है, इसलिए इन्हें दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनका समुद्री व्यापार पर लगभग दोस्तों इनका भी एकाधिकार था उस समय, ठीक है, इनके जहाज भी वहां होते थे। तो ये तीसरी शक्ति को जो दोस्तों नहीं आने देना चाहते थे इंटरफेयर करने के लिए, ठीक है। तो एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। यानी कि दोस्तों एशिया और भूमध्य सागरीय, देखिए एशिया के व्यापार की बात करें, 2 चीजें आ रही है, एक आ रहा है एशिया और दूसरा आ रहा है भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार, ठीक है। भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार पर दोस्तों इटालवियों का क्या था, एकाधिकार था, और एशिया के व्यापार पर दोस्तों लगभग अरबों का क्या था, एकाधिकार था। अब दोस्तों यहां एंट्री कर रहे हैं तीसरे पुर्तगाली, ठीक है, अब ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होगी, ठीक है भाई। 2 लोग आपस में, पहले क्या होता था, जो समुद्री व्यापार था तो अरब और जो भारत जो है वो राजी राजी बांट लिया करते थे सामान को, कि चलो ठीक है, जो मुनाफा होता था उसको राजी राजी बांट लिया करते थे। लेकिन दोस्तों अभी जो है ये जो पुर्तगालीज आए हैं, ठीक है, वास्को डी गामा, ये थर्ड पार्टी और एंट्री कर जाती है। तो ये बात अरबों को अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज दोस्तों इनका व्यापार पर एकाधिकार हुआ करता था। अब तीसरी पार्टी आएगी तो दोस्तों जरूर फिर ना कोई दिक्कत होनी स्वाभाविक सी बात थी, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। आइए तो यही बात यहाँ पर लिखी है मैंने, आगे देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि भारत आने के कौन कौन से मार्ग थे, ठीक है, कैसे कैसे भारत आया जा सकता था, और आखिरकार वो मार्ग बंद कैसे हुए। कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही वो मार्ग दोस्तों बंद हो गए यूरोपियों के लिए। फिर यूरोपियों ने नए मार्गों की खोज की। अभी कैसे खोज की, कैसे आए, उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, कोई एक कारण नहीं है, फिर भी कुछ कारण महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दोस्तों मसालों की आवश्यकता, ठीक है,
भाई यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे? मसालों की आवश्यकता। भारत में मसाले होते थे दोस्तों, ठीक है, और यूरोप में काफी महंगे थे, काफी मुनाफा, जो यूरोपियंस जो है इस मसाले पर काफी मुनाफा कमा सकते थे। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है भाई ये मसाले आज भी वहां पर काफी महंगे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है, तो वह भी जब इंडिया आते हैं तो मसाले भर भर के ले जाते हैं, बिकॉज दोस्तों वहाँ वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो भारत से यहाँ आते हैं जब भी छुट्टियों में, कभी भी 3-4 साल के अंदर एक बार आना होता है उनका, तो मसाले भर के ले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दोस्तों मसालों की आवश्यकता, मसालों की डिमांड वहाँ थी और मसाले वहाँ बहुत महंगे थे, ठीक है, यहाँ की तुलना में। दूसरा दोस्तों जहाज निर्माण तकनीक का विकास। जैसे जैसे जहाज निर्माण हुआ तो दोस्तों जहाज निर्माण होगा तो जहाज चलेगा समुद्र पर, और समुद्र पर चलेगा तो दोस्तों समुद्र के माध्यम से नए नए मार्गों की खोज हुई, ठीक है, और यही इसी खोज के दौरान, इसी खोज के तहत दोस्तों जिस प्रकार अलग अलग यात्राओं में अलग अलग यात्रियों ने जो है अपने यात्रा वृत्तांतों के अंदर भारत की सुख समृद्धि, यहाँ की धन संपदा का विवरण किया, तो इन यूरोपियन देशों की भी इच्छा हुई कि भारत की तरफ आने को ये प्रेरित हुए। तो जहाज निर्माण हुआ तो दोस्तों उस जहाज के माध्यम से भारत आया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिशा सूचक यंत्र का विकास। दिशा सूचक यंत्र दोस्तों आप सभी को पता है, समुद्र के अंदर दिशा ज्ञात करनी हो, दिशा सूचक यंत्र है दोस्तों, ठीक है। हम लोथल से भी ऐसी यंत्रों की हमें तलाश होती है ना। लोथल जब हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो उसमें भी हमने देखा था भाई लोथल से भी नावों के मॉडल मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र मिले, है ना, क्योंकि समुद्र के अंदर रास्ता दिखाने के लिए। तो दोस्तों इसका आविष्कार हो गया पुनर्जागरण काल के तहत। दोस्तों इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और पुनर्जागरण के तहत जो है नए नए आविष्कार होते हैं, समुद्री यात्राएं सुगम हो जाती है, ठीक है। भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, बिकॉज दोस्तों कहीं ना कहीं मुनाफा था इसके व्यापार करने पर, है ना, काफी मुनाफा होता था। दूसरा है यूरोपियन पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से दोस्तों मैं आपको बताया, पुनर्जागरण के पश्चात जो आविष्कार हुए, उन आविष्कारों ने ही दोस्तों भारत की तरफ जो है यूरोपियंस को प्रेरित किया आने के लिए, ठीक है। जहाज निर्माण हो गया, दिशा सूचक यंत्र बन गए और अलग अलग आविष्कार हुए दोस्तों, ठीक है। लोगों में जो है नई नई जगह खोजने की, ठीक है, नए नए स्थल खोजने की जो है एक जिज्ञासा बढ़ी, ठीक है। तो यूरोपियन पुनर्जागरण भी दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। इसके अलावा यूरोपीय देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। भारत और यूरोप के साथ जो व्यापार था उसमें कहीं ना कहीं वे उसको बढ़ावा देना चाहते थे, इस वजह से भी वे भारत आना चाहते थे। इसके अलावा यूरोप में दो नई शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन का उद्भव हुआ। दोस्तों दो नई शक्तियों का उद्भव होना, इन दोनों ने ही दोस्तों समुद्री यात्राओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया। इन्होंने दोस्तों आप ये देख लीजिए कि पुर्तगाल का राजा, जिसको बोलते हैं डॉन हेनरी, ठीक है, और वैसे उसको हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों स्पेन की रानी इसाबेला कोलंबस को रवाना करती है। और दोस्तों इधर से यहाँ वास्को डी गामा जो है वो रवाना हो जाता है पुर्तगाल की तरफ से। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था और जो कोलंबस है वो स्पेनिश, है ना, स्पेन का नाविक था। तो इन्होंने जो है समुद्र मार्गों, नए नए स्थलों की खोज को बहुत ज्यादा क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के। अब ये सिर्फ हम इस सारणी के माध्यम से ही नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इन्हें डिटेल से भी जानेंगे। अब दोस्तों डिटेल से एक एक चीज को जानेंगे। अभी कुस्तुनतुनिया के पतन को मैंने वहां शॉर्ट में पढ़ाया था, उसको भी अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आराम से देख लीजिए, इन्हें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतनी अभी तक इस क्लास में किसी को कोई समस्या आई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अब हम कारणों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, बड़े ही आराम से। देखिए दोस्तों, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है, जितना यूजीसी नेट के लिए आवश्यकता है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यहाँ फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल और सहज भाषा में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट आपको समझना है उतना आपके दिमाग में घुसा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, भारत की आर्थिक संपन्नता। दोस्तों ऐसे ऐसे विवरण दूंगा आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे विवरण दूंगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ वास्तव में जो है दम है क्लास के अंदर। देखिए भारत की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय कंपनियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ लाभ कमाने के काफी अवसर थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत को हम शुरू से ही हम सोने की चिड़िया कहते थे, वो ऐसे ही नहीं कहते थे। सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि भाई भारत में सोना बहुत ज्यादा होता था, सोने की चिड़िया, हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं, है ना, हम बोलते हैं भाई हमारे भारत में गुप्त काल जो है वह स्वर्ण काल था, ठीक है, हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं। तो दोस्तों उसका मतलब ये नहीं कि भाई सोना बहुत ज्यादा होता, उसका मतलब ये है कि चारों हर दृष्टिकोण से जो है संपन्न। अगर हम गुप्त काल को जो है दोस्तों भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, बिकॉज दोस्तों गुप्त काल के अंदर हर प्रकार की उन्नति हुई, चाहे वह कला और स्थापत्य हो, मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ उसके अंदर, ठीक है, चाहे वह किसी व्यापार व्यवसाय हो, ठीक है। वैसे ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर अच्छी फसलें थी,
अच्छा यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं जलवायु की वजह से अच्छी फसलें थी, अच्छी खेती थी, ठीक है, बढ़िया किसान यहाँ पर उपजाता था फसलें, ठीक है। तो इस प्रकार धन धान्य, है ना, सुख समृद्धि, सब दृष्टिकोण से हम भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे, ठीक है। चलिए, तो आर्थिक संपन्नता तो थी ही थी भारत के अंदर, ठीक है। अब कैसे पता चला सर आर्थिक संपन्नता है? यूरोपियों किसने जाके बता दिया दोस्तों? ऐसे विवरण विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हो ना दोस्तों, विलियम शेक्सपियर, है ना, रोमांटिक जो है, बहुत रोमांटिक पोइट भी है, लिखते हैं काफी, है ना। तो देखिए शेक्सपियर ने भारत की भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा कहा। अब शेक्सपियर ने ये बात कह दी तो क्यों ना यूरोपियंस प्रेरित होंगे भारत आने के लिए। चलिए शेक्सपियर की बात छोड़िए, मार्को पोलो, जर्मन दार्शनिक हेगेल ने भारत को मनोकामना की भूमि कहा है। क्या कहा है? मनोकामना की भूमि, ठीक है। इसके अलावा मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को भारत की ओर आकर्षित किया। मार्को पोलो ने भारत की धन संपदा के बारे में विवरण किया है, विवरण दिया है, और उसी धन संपदा के, इसी के विवरण के का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि यूरोपीय जो है भारत आने के लिए क्या हुए? अग्रसर हुए, प्रेरित हुए। आई बात समझ में? तो कुछ इन विवरणों से दोस्तों कहीं ना कहीं इनके विवरणों में भारत की समृद्धि, भारत की आर्थिक संपन्नता सब कुछ झलकती थी। इस वजह से यूरोपियों को लगा कि क्यों ना भारत के साथ व्यापार किया जाए, मामला जो है मुनाफे का ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है फिर। दूसरी बात, भारत के अंदर दोस्तों सूती वस्त्र है, ठीक है, मसाले हैं, नील आदि की यूरोप में काफी ज्यादा मांग थी। भारत की कुछ उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं दोस्तों, इनकी यूरोप में काफी ज्यादा क्या थी? मांग थी, ठीक है। इसे बेचकर व्यापारी भारी मुनाफा कमाना चाहते थे, ठीक है। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वास्को डी गामा ने, उदाहरण मैंने लिखा भी है नीचे, 60 गुना मुनाफे की उसने बात करी। तो कौन नहीं चाहेगा 60 गुना मुनाफा? यानी कि अगर वास्को डी गामा का इंडिया आने का 1 रुपया खर्चा लगा, तो दोस्तों उसे यहां से 60 रुपए का फायदा हुआ, तो फिर क्या नुकसान हुआ? ठीक है, 1000 खर्चा लगा तो 60,000 का फायदा हुआ, तो क्या नुकसान की बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो गरम मसालों के व्यापार के कारण भारत ने यूरोपीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि इन मसालों की यूरोप में काफी मांग थी और उनके दाम भी अधिक थे, ठीक है। यूरोप में महंगे थे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मसाले ले जाते हैं, बिकॉज वहां महंगे मिलते हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से गरम मसालों ने भी बहुत ज्यादा क्या किया? प्रेरित किया, ठीक है। मांस खाते थे, मांस को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों, मांस को स्वादिष्ट चटपटा बनाने के लिए गरम मसाले, अब देखो आप सभी को पता ही होगा, है ना भाई, हम तो शाकाहार को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम शाकाहारी सब्जी बनाते हैं तो भी उसमें गरम मसाले डल जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं, है ना। तो गरम मसालों की काफी मांग थी। बात आई मुनाफे की, तो भाई वास्को डी गामा भारत में आते हैं, जब यहाँ से वापस जाते तो जमोरिन उन्हें कुछ मसाले दे देता है और कुछ जड़ी बूटियां दे देता है, ठीक है। और वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा के दौरान भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा उसे होता है। और दोस्तों ये 60 गुना को मैंने लाल किया है, एग्जाम में आ जाएगा, याद रखना, 60 गुना उसे फायदा होता है। अब आपको क्या लगता है कि इसको फायदा हुआ, ये चुपचाप बैठा रहा? दोस्तों नहीं, फायदा होगा तो बताएगा भाई इतना इतना मुनाफा हुआ है। फिर दोबारा आया था ये, 1502 में फिर आता है। एट दी एंड दोस्तों 1524 में इनकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लास्ट में कोच्चि के अंदर इन्हें दफनाया जाता है, कोच्चि या कोचीन आप जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कारणों को पढ़ रहे हैं, पीछे हमने एक कारण देखा, आर्थिक संपन्नता, फिर हमने आगे यही इन्हीं में बात कर रहे हैं, ये चीजें यूरोपियों को आकर्षित करती थी, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक शब्द आया बुलियन। देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में वाणिज्यवाद की नीति काफी लोकप्रिय हुई थी। वाणिज्यवाद, ठीक है, वाणिज्यवाद की नीति काफी लोकप्रिय हुई और उसके चलते क्या हुआ? इस नीति का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की जो समृद्धि है वो बुलियन की मात्रा पर, बुलियन यानी सोना चांदी, शुद्ध सोना चांदी, इनकी मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। और इस नीति में विश्वास करने के कारण पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों ने अनेक कंपनियों, फर्मों की स्थापना हुई तथा उन्होंने भारत की तरफ जो है अपना रुख किया, ठीक है, सोने में इन्वेस्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिर, अगर वाणिज्यवाद का मूल यही था कि किसी राष्ट्र की जो हम कह सकते हैं समृद्धि सोना चांदी बुलियन पर डिपेंड करती है, तो इसी वजह से पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, ये लोग जो है आकर्षित हुए भारत की तरफ। एक ये कारण भी था, ठीक है। और आइए और क्या कारण थे गुरुजी, आइए बताते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण दोस्तों 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन।
कुस्तुनतुनिया का पतन दोस्तों, एक बात याद रखिए, कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर लेना गूगल करके देख लेना, ठीक है, मैप पर भी देख लेना। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और कुस्तुनतुनिया पर दोस्तों जो है तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, तुर्कों का अधिकार हो गया, एशिया माइनर को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, और उनके अधिकार के साथ ही जो यूरोपियों के जो मार्ग थे हिंदुस्तान आने के, वो मार्ग अब बंद हो गए। और अब वो मार्ग बंद हो गए तो कोई फिर नया रास्ता खोजना था। और दोस्तों एक यही कारण था, भाई भारत आने के उन्होंने नए रास्ते खोजे, समुद्री मार्ग के माध्यम से फिर वो भारत आए। ठीक है, तो एक कुस्तुनतुनिया का पतन भी एक कारण था। आइए पढ़ते हैं इसे, देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया तथा यूरोपीय व्यापारी पर तुर्की के रास्ते से एशिया में जाने पर रोक लगा दी। ठीक है, यूरोप से भारत आने का उन दिनों यही मार्ग था, अतः नवीन वैकल्पिक मार्ग की तलाश हुई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत आने में सफल रहा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, एकदम सरल भाषा में समझाया, कुछ नहीं है, कुस्तुनतुनिया का पतन और नए समुद्री मार्गों की खोज। बिल्कुल, आइए, ये भी एक कारण था, महत्वपूर्ण कारण है ये। आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपसे मैं यहां पूछूंगा कि आखिरकार यूरोपियन समुद्र के रास्ते भारत क्यों आए? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, है ना, भाई हमारा तो जो पेपर होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन समझ विकसित तो मुझे करनी है ना आपकी। ऐसे भेड़ चाल तो करनी नहीं कि भाई आ जाओ भाई पढ़ लो हमसे, है ना। दोस्तों मुझे, अगर मुझे खुद को पढ़ना हो ना, मैं वेरी सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे खुद को पढ़ना हो दोस्तों तो एक किताब पढ़ता हूँ और आराम से पेपर दे जाता हूँ, सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम निकालें, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए 7-8 4-5 किताबें लेके बैठना पड़ता है। ठीक है, और न सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ उन किताबों को पढ़ना पड़ता है, बल्कि दोस्तों नए नए रास्ते ईजाद करने पड़ते हैं कि कैसे सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जा सके इतिहास, आपके जहन में बिठाया जा सके इतिहास। और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, है ना। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फायदा है, प्लस दोस्तों इसमें मेरी भी मस्तिष्क की क्या हो जाती है, कसरत हो जाती है, मेरा भी निखार हो रहा है, मैं भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत अपना खुद का निखार कर रहा हूं इतिहास को पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहां एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों सीधा सा जवाब आपके पास यही होगा कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर अर्थात तुर्की पर कब्जा कर लिया, है ना। ठीक है, उस्मानिया सल्तनत बोल दो, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत बोल दो, सही, ठीक है, तुर्की पर कब्जा कर लिया। तो यूरोप से एशिया जाने वाले तमाम मुख्य मार्ग बंद हो गए और वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए वे समुद्र के रास्ते क्या हुए, भारत आए। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया दोस्तों अब जो है तुर्की का भाग है, तो तुर्की का भाग बन गया। ठीक है, तुर्की पर कब्जा कर लिया, इट मींस दोस्तों कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, कुस्तुनतुनिया तुर्की का भाग है, तो दोस्तों उस पर कब्जा करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है समुद्री मार्ग उन्होंने बंद कर दी यूरोपियंस के लिए। समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उस्मानी सल्तनत भी आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था, इसका जवाब ये होगा। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। देखिए यह है पूरा तुर्की, इसकी राजधानी आपको यहाँ पर अंकारा दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों एकदम, ये देखो, यहाँ देखिए दोस्तों ब्लैक सी है ना, और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ बीच में आपको दोस्तों दिख रहा है क्या, इस्तांबुल, इस्तांबुल। ठीक है, ढंग से नहीं दिख रहा दोस्तों तो इधर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये तुर्की की राजधानी होगी दोस्तों अंकारा। ठीक है, अब जब दोस्तों यहां पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये इधर था, इसको मैं हटाऊंगा ना, रुको एक बार, थोड़ा सा आपको ये इसके इस तरफ दिखाई देगा, तो ये पूरे इस पूरे मार्ग पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब देखिए दोस्तों ब्लैक सी से होते हुए यूं होता हुआ फिर यूं नीचे आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा है। ठीक है, मेडिटेरियन सी दिख रहा है। अब यहां से ये रास्ता ये बंद हो गया, इस्तांबुल, जिसको ये कुस्तुनतुनिया ही है। ठीक है, इसको वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ अधिकार हो गया तो ये पॉइंट जो है बंद हो गया अब। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए अगर ऊपर इस तरफ यूरोप है, ऊपर की तरफ मैप तो छोटा ही है, अब यूं आकर कोई यूं आना चाहे, ये मार्ग यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, एक बार वर्ल्ड मैप देखते हैं, रुको, ट्राई टू अंडरस्टैंड विश्व मैप क्या था। ठीक है, देखिए, ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए यहाँ वो चीज़ आप लोकेट करिए, यहाँ, ठीक है, यहाँ
काला सागर, देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वापिस से यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर क्या ब्लैक सी दिख रहा है आपको, यहाँ ब्लैक सी दिख रहा है, ठीक है। जूम किया हो, ये बड़ा मैप है। अब देखो वापिस आओ यहाँ, ठीक है, ये देखो, ये आपको यहाँ ब्लैक सी दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है, देखिए ये जो है, ये अगर कोई इस रास्ते से आना चाहेगा तो यूं घूम के आना चाहेगा, ठीक है, फिर घूम के भूमध्य सागर से, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों फिर यूं जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर अब ये रास्ता अपनाया बाद में, फिर ऐसे लंबा, फिर वास्को डी गामा ऐसे लंबा घूम के गया था, ठीक है, ठीक है। नहीं तो यहाँ से ऐसे घूम के यूं, और यहाँ से थोड़ा सा स्थल मार्ग है, फिर इधर दोस्तों लाल सागर है, लाल सागर से होते हुए, नहीं तो इधर से थोड़ा सा स्थल मार्ग है, इधर से पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत सीधा आया जाता था, ठीक है, यूं। अब इस मार्ग पर हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी इधर से भी तो आ सकते थे ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे, तुर्कियों का अधिकार हो चुका था, ठीक है। तो ये मार्ग जो है दोस्तों अब आना, इस मार्ग पर क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार से जो इस रास्ते से आना क्या हो गया, बैन हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर आपको ये मार्ग दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार हुआ था तुर्की का, ठीक है, और उस वजह से जो है दोस्तों फिर नए मार्गों की खोज हुई, और मैंने पूरा दिखाया कैसे वास्को डी गामा पूरा चक्कर लगा के फिर आया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्या कारण थे भाई, हम कारणों को ही पढ़ रहे हैं अभी तक, हम कोई नई बात नहीं जान रहे, हम कारणों पर ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो और एक कारण ये था दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, जो जहां वहां जो मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, उनको थोड़ा विस्तार से जान रहे हैं। पुनर्जागरण से क्या हुआ दोस्तों, नए नए आविष्कार हुए, फॉर एग्जाम्पल कंपास, ठीक है, दिशा वगैरह मापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब दोस्तों ये अक्षांश देशांतर वगैरह इनकी गणना कर लेता है, ठीक है। जहाज की चाल को मापने वाले यंत्र है। इसके अलावा खगोलिक की प्रेक्षणशालाएं हैं, बारूद है, तोप है, ठीक है, इनका भी क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इससे समुद्री यात्राएं सुरक्षित व सुगम हो गई, ठीक है, हथियार मिल गए, ठीक है, सुरक्षित हो गई, जिससे भारत आने की क्या मिली दोस्तों, प्रेरणा मिली। सरल है, इजी है, आराम से इसको समझ जाओगे, ठीक है। और दोस्तों क्या कारण थे, और थे दोस्तों यूरोप के कई शासकों, जैसे एक तो पुर्तगाल के राजकुमार डॉन हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, ठीक है, तथा स्पेन की इसाबेला आदि ने वित्तीय सहायता से दोस्तों क्या किया, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया, जो भारत आने के लिए काफी अनुकूल सिद्ध हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाल और स्पेन का बढ़ता प्रभुत्व था, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं दोस्तों समुद्री यात्राओं को क्या किया, प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता भी दी, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें भी दोस्तों अपना व्यापार व्यवसाय जो है वो बढ़ाना ही था, ठीक है, ये भी एक कारण है। और आओ, अब भारत खोज के प्रयास, वापस पीछे चलो, देखिए यूरोप के लिए जो वो 3 मार्ग जो मैंने पीछे बताए थे, वो अब बंद हो चुके हैं कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हुआ, उसके साथ ही वो रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों भारत को खोजने के नए नए प्रयास किए गए, भारत तक पहुंचने के नए नए प्रयास किए, कैसे पहुंचा जाए भारत पर। इन्हीं प्रयासों के तहत दोस्तों एक सिलसिला चालू हुआ भारत आने का, और उसमें जो है दोस्तों वास्को डी गामा को सफलता मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखें पुर्तगाली वास्को डी गामा। आइए दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति है बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, भारत खोज के प्रयास। अब भारत को खोजना है भाई, कारण तो हमने जान लिए, ये कारण थे, इसी वजह से जो है भारत आना चाहते थे। अब जो है दोस्तों भारत को खोजना है, तो देखिए बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली कप्तान है दोस्तों, है ना, जो शिप जो है, जहाज जो उसका कैप्टन होता है, पुर्तगाली कप्तान है। 1487 के अंदर दोस्तों ये निकल पड़ता है। पहला नाविक था जो समुद्री मार्ग होते हुए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पहुंचा, अफ्रीका पहुंच गया है, एकदम अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। और इस स्थान को डियाज ने तूफानों का अंतरीप कहा। अब देखिए दोस्तों, तूफानों का अंतरीप यानी कि कैप ऑफ स्ट्रॉम्स नाम दिया, बिकॉज दोस्तों देखो बहुत ही समुद्री तूफानों का सामना करते हुए, ठीक है, बहुत सारे नाविक तो दोस्तों डूब के मर ही जाया करते थे, ठीक है, सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी दोस्तों यह अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने में सक्सेस हुआ। लेकिन दोस्तों बहुत सारे समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा, तो इसने कहीं ना कहीं दोस्तों परेशान होकर इसे क्या रख दिया नाम इसका, तूफानों का अंतरीप, कैप ऑफ स्ट्रॉम्स। लेकिन दोस्तों वहीं दोस्तों जॉन द्वितीय राजा हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तो जॉन द्वितीय ने क्या किया दोस्तों, जॉन द्वितीय ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, ठीक है, ये जॉन द्वितीय भी पुर्तगाल का राजा था, इस राजा ने क्या किया, आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इस जो द्वीप का नाम क्या रख दिया, आशा का अंतरीप, है ना, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, इसे उत्तर माशांतरीप भी कह देते हैं, आपने नाम पढ़ा होगा, ठीक है। तो कैप ऑफ गुड होप नाम इसका रख दिया,
ठीक है, पता चल गया आपको। तूफानों का अंतरीप कहा था इसने डियाज ने, और आशा अंतरीप दोस्तों जॉन द्वितीय ने इसका नाम रख दिया। ठीक है, आइए, इसे कैप ऑफ गुड होप कहा गया, यानी कि एक आशा, उत्तरमाशा। ठीक है, इसको आप क्या कह देते हैं, उत्तरमाशा अंतरीप भी कह देते हैं। ठीक है, यहां से एक हम कह सकते हैं एक आस जगी कि हाँ जाया जा सकता है, हिंदुस्तान पहुंचा जा सकता है, भले कितना ही लंबा रास्ता काटा हो। ठीक है, आस जगी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या हुआ। एक तरफ दोस्तों स्पेन भी पीछे नहीं है, स्पेन भी पूरा प्रयास कर रहा है। स्पेन की जो रानी है इसाबेला, उसने भी दोस्तों कोलंबस को तैयार किया। और दोस्तों स्पेनिश नाविक जो भारत की खोज के लिए निकला था, परंतु वह कैरेबियन द्वीपों उत्तरी अमेरिका पर पहुंच गया, उसने इसे नई दुनिया कहा, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज नाम दिया गया उसे बाद में। ठीक है, वह 1492 में अमेरिका पहुंचता है, यानी कि यह जो है अमेरिका को खोज लेता है। भाई अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। ठीक है, खोजने निकलता है भारत को, लेकिन अमेरिका खोज लेता है ये। ठीक है, आपको यहाँ एक चित्र दिखाऊंगा जिसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ ये हाथ में कोई नक्शा सा लेके आपको दिख रहा होगा, हाथ में मैप वगैरह है। ठीक है, और यहाँ रानी इसाबेला है दोस्तों। ठीक है, इसाबेला जो है जब कोलंबस अपनी यात्रा के लिए जा रहा है तो उसको एक प्रकार से आखिरी जो है एक प्रकार से विदाई देने के लिए आई हुई है कि भाई ध्यान से जाना, है ना, रास्ते में खाना खुना खा लेना, कुरकुरे चिप्स वगैरह, भूख लगे तो चाय कॉफी बना के पी लेना, ऐसे भूखे मत रहना, अपने घर वाले बोलते हैं जैसे, है ना। तो वैसे ही दोस्तों ये इसको विदा देने आई है, विदा करने आई है। ठीक है, बिकॉज दोस्तों जब यहाँ से नाविक जाते थे तो उनकी कोई गारंटी नहीं थी वापिस ही आ जाएंगे, बिकॉज समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता था, है ना। और तकनीक का विकास हुआ, लेकिन इतनी भी तकनीक विकसित नहीं हुई थी कि हम इतना अनुमान लगा लें कि भाई तूफान आने वाला है। आज तो हम देखते हैं दोस्तों जो हमें जो है मौसम विभाग द्वारा पहले ही जानकारी मिल जाती है ना। लेकिन दोस्तों पहले इतनी भी तकनीक विकसित नहीं, तो एक प्रकार से इसे अच्छे से सुरक्षित अच्छे से जाना, उस हिसाब से कहने के लिए रानी इसाबेला का एक चित्र है जो कोलंबस को जो है अच्छे से विदाई देने के लिए आई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कोलंबस तो भाई अमेरिका पहुंच गया, और डियाज जो है दोस्तों वह दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच पाया। अब हम देखेंगे वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा भारत आने के प्रयास पढ़ रहे हैं, कारण देख लिए क्यों आ रहे थे, फिर प्रयास, फिर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर एक एक को पढ़ेंगे, पुर्तगालियों को, डच को, अंग्रेजों, एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब वास्को डी गामा की हम बात करते हैं। वास्को डी गामा दोस्तों तैयार होता है 1498 के अंदर, पुर्तगाली नाविक था, और दोस्तों यूरोप से भारत तक का पूरी तरह से नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकालने वाला ये प्रथम सफल व्यक्ति था, सफल हुआ ये। ठीक है, तो एक पुर्तगाली नाविक जो 1498 में यूरोप से भारत तक का पूरी तरह से नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकालने में सफल हुआ। ठीक है, राजा हुआ करते थे पुर्तगाल के अंदर, राजा एमानुअल। ठीक है, पुर्तगाल के राजा थे राजा एमानुअल। राजा एमानुअल के संरक्षण में वह आशा अंतरीप होकर भारत पहुंचने का नया मार्ग खोजने में सफल हुआ। आशा अंतरीप दोस्तों कौन सा, वो कैप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तर आशा अंतरीप भी कह देते हैं, है ना। तो आशा अंतरीप एकदम दक्षिणतम बिंदु, फिर वहां से यह भारत पहुंचने में क्या हुआ, सफल हुआ। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी किस्मत ने भी इसको साथ दिया। ठीक है, इसको पथ प्रदर्शक मिल गया, अब्दुल माजिद जिसका नाम था, एक गुजराती व्यापारी जिसने इसका पथ प्रदर्शक के रूप में इसका सहयोग किया। ठीक है, वह मोजाम्बिक चैनल होते हुए अरब सागर पहुंचा। ठीक है, अफ्रीका से होते हुए, ठीक है, अरब सागर पहुंचता है। अरब सागर में उसकी मुलाकात अब्दुल माजिद नामक गुजराती व्यापारी से हुई, जिसके सहयोग से वह दक्षिणी भारत में कालीकट पहुंचता है। ठीक है, कालीकट जिसको कोझिकोड कह देते हैं अभी वर्तमान में, कोझिकोड केरल के अंदर है दोस्तों, है ना, कोझिकोड कह देते हैं। ठीक है, तो ये कालीकट पहुंच जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों वास्को डी गामा आया था, इसके अलावा इसके किस जहाज पर बैठ के आया था, तो देखिए वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक पोत पर सवार था। साओ गैब्रियल पोत थी जिस पर यह सवार था, जिसका मुख्य चालक पैरो द अलंकर था, चालक चलाने वाला पैरो द अलंकर। और माजिद ने उसे पूर्वी अफ्रीका के मलिंदी, अभी दिखाऊंगा आपको, मैप में लोकेट कराऊंगा, मलिंदी से लेकर कालीकट तक का रास्ता दिखाया था, तथा साओ गैब्रियल, साओ रफाएल व बेरियो नामक पोतों के साथ वह कालीकट पहुंचा था। इसके अलावा और भी इसके साथ कुछ पोत थे। ठीक है, समुद्री पोत जहाज और भी थे। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई किधर गया माजिद, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा
को किस गुजराती व्यापारी ने सपोर्ट किया मार्ग दिखाने में? तो दोस्तों अब्दुल माजिद था, याद रखिएगा। ठीक है, तो साओ गैब्रियल नामक पोत पर बैठकर आता है ये। और फिर उसके बाद में यहां आप देखिए दोस्तों, देखिए ये लिस्बन है दोस्तों, लिस्बन पुर्तगाल में। ठीक है, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये आने और जाने का मार्ग है दोस्तों, वापस भी इसी रास्ते से चला जाता है ये। ठीक है, फिर इस प्रकार से यूं, ठीक है, फिर यूं, ठीक है, फिर यूं, और एकदम दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। यहां आपको दिखेगा कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, 1947। ठीक है, भारत आते आते इसको लगभग 1948 आ जाता है। 1948 में ये पूरा पहुंच जाता है। उसमें भी दोस्तों दो आपको अलग अलग डेट मिलती है, अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक, यूं। उसके बाद देखो आपको यहां पर दिखेगा दोस्तों मलिंदी। ठीक है, यहां पर आपको मोजाम्बिक दिखेगा। तो यहां से फिर यूं होता हुआ मोजाम्बिक चैनल हुआ, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए दोस्तों फिर मलिंदी, और दोस्तों उसके बाद में फिर यहां से बीच में अरब सागर आया, अरब सागर, और दोस्तों अरब सागर को पार करके सीधा यहां ये कालीकट। ठीक है, 1498 में। ठीक है, वापिस जाने का रास्ता भी दोस्तों यूं 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 थोड़ा सा ऐसे होता हुआ यूं होके यूं चला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, जिसको पहले कैप ऑफ स्ट्रोम्स कहा गया था, उसके बाद में दोस्तों इसका नाम कैप ऑफ गुड होप दिया गया। और फिर यहाँ से दोस्तों फिर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से दोस्तों फिर मलिंदी से होते हुए दोस्तों यहाँ पर इसको एक गुजराती जो है व्यापारी मिला, अब्दुल माजिद, और अब्दुल माजिद ने दोस्तों रास्ता बताया, और फिर यहाँ से ये सीधा जो है कालीकट, जिसको वर्तमान में कोझिकोड कहते हैं, केरल के अंदर है दोस्तों कालीकट, कालीकट बंदरगाह पहुंच जाता है। अब कालीकट बंदरगाह में दोस्तों जमोरिन नामक, जमोरिन जो है वो क्या करता है, इसका स्वागत करता है। ठीक है, जमोरिन कोई नाम नहीं है दोस्तों, जमोरिन यहाँ के शासकों की, ठीक है, उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, अभी बात करेंगे। चलिए, तो ये मार्ग था दोस्तों वास्को डी गामा, बहुत लंबा चक्कर लगा के गया था। ठीक है, नया रास्ता ढूंढना था, क्या करें भाई। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया का पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो पूरे एरिया पर अधिकार था। फिर यहाँ से ये यूं घूम के गए। ठीक है, यूं गए। ठीक है, इधर से तो आए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहां से यूं आते तो भी ये बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, यूं आना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए, अब याद रखने वाली बात यह है, आप दो डेट देखते होंगे कि 17 मई 1498 को, और एक आप देखते हैं 20 मई। तो देखिए दोस्तों, जो 17 मई 1498 को आ गया था, उसके बाद दोस्तों 3 दिन रुकता है ये, और उसके बाद 20 मई को कालीकट पहुंचता है। देखिए सुनिए, वास्को डी गामा सबसे पहले 17 मई 1498 को कालीकट, कोझिकोड के उत्तर में दोस्तों 16 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है कप्पड़, कप्पड़ पर उतरता है, जहां उसे 3 दिन बाद में 20 मई को अपने जहाजों सहित कालीकट के तट पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जो 20 मई 1948 को जो है दोस्तों ये कहां पहुंच जाता है, कालीकट पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखना। तो कालीकट पहुंचा। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। 3 माह भारत में रहने के बाद वास्को डी गामा वापस चला गया। ठीक है, 3 महीने तक रहा वास्को डी गामा, फिर वापस चला जाता है, और वापस जाते समय फिर जमोरिन उसे कुछ उपहार देता है, गरम मसाले और जड़ी बूटियां। जमोरिन ने गरम मसाले रूप में, हम काली मिर्च है ना, काली मिर्च दे देता है। ठीक है, काली मिर्च भी गरम मसाले रूप में काम आते हैं पीस के ना। तो देखिए दोस्तों, काली मिर्च दे देता है, याद रख लो ना, काली मिर्च देता है, और क्या देता है, जड़ी बूटियां देता है। ठीक है, काली मिर्च व जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी, जिससे उसे अभियान में खर्च हुए कुल व्यय से 60 गुना अधिक मूल्य पर मुनाफा होता है। ठीक है, यानी कि अभियान में उसने जो कुल व्यय किया उसका उसे 60 गुना मुनाफा होता है। ये बात मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। एक याद रखने वाली बात वही है कि जमोरिन राजा का नाम नहीं था। जमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की पैतृक उपाधि हुआ करती थी, जिसका अर्थ सामुद्रिक अथवा सामुरी है ना, समुद्रिक है ना, समुद्रों पर विजय पाने वाले, सामुरी हुआ करता था। इस शासकों के वंश का नाम जो है, इनका जो वंश हुआ करता था उसका नाम था नेदिरुप्पु स्वरूपम। ठीक है, साउथ वाला से नाम है, ये इनके वंश का नाम होता था। बाकी पूछ लिया जाए जमोरिन राजा का नाम, तो दोस्तों नहीं, उसकी उनकी उपाधि हुआ करती थी जमोरिन, याद रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा दूसरी बार आता है 1502 के अंदर। ठीक है, 1502 में वास्को डी गामा द्वारा दूसरी बार भारत का क्या किया जाता है दोस्तों, दूसरी बार भारत की यात्रा की जाती है। और इसके बाद में दोस्तों 1524 ईस्वी में ऐसा माना जाता है एज ए पुर्तगाली वायसराय के रूप में आता है, और यहीं इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दोस्तों 1505 में दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर जो है, वायसराय जो है, वो भारत में आने लग जाते हैं। ठीक है, हम
फ्रांसिस डी अल्मीडा की बात करते हैं, वो आता है, ठीक है दोस्तों, भारत में पहला गवर्नर नियुक्त होता है पुर्तगालियों की तरफ से, ठीक है। तो इसके बाद 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत की यात्रा की और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसे कोच्चि में दफनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो 1524 में ही कोच्चि या कोचीन बोल दो, ठीक है, कोच्चि बोल दो या कोचीन बोल दो, तो 1524 में ही दोस्तों वास्को डी गामा की यही मृत्यु होती है, उसको कोच्चि या कोचीन में दफना दिया जाता है, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है, हम देख रहे थे भारत खोजने के प्रयास, तो प्रयासों के अंदर दोस्तों हम डियाज को देखते हैं, कोलंबस को देखते हैं, वास्को डी गामा को सफलता मिलती है, ठीक है। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आते हैं और दोस्तों सबसे लास्ट तक पुर्तगाली जाते हैं, ये बात याद रखना, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली, ठीक है, ये बात आपको दोस्तों याद रखनी ही है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है, दूसरा पुर्तगाली नाविक जो 1500 से 1501 के बीच में भारत आया था। कहीं कहीं आपको 1500 मिलेगा, कहीं कहीं 1501, मोटा मोटा 1500 में आप मान लीजिए भारत आता है। तो पहला जो पुर्तगाली नाविक जो दोस्तों भारत पहुंचता है वास्को डी गामा था। दूसरा कौन है दोस्तों, दूसरा जो है दोस्तों वह कौन था, वह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है। कैब्राल को ब्राजील का खोजी भी कहते हैं। ब्राजील की खोज कौन करता है दोस्तों, कैब्राल, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, ब्राजील का खोजी भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने सारे कारणों की बात कर ली, हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो है विदेशी जो है वो भारत पहुंचे, ठीक है। आखिरकार अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन देखें कि अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में यूरोपियों के आगमन का उद्देश्य क्या बताया था, क्या उनका मानना था कि भारतीयों को सभ्य बनाना, अरे यार भारत तो सभ्य थे, प्राचीन सभ्यता से सभ्य थे, तभी तो हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, बिकॉज सभ्य थे इसलिए सभ्यता कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते थे, इनका उद्देश्य था भारतीयों को सभ्य बनाना तथा यहाँ श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना बताया। किंतु उनका वास्तविक जो छुपा हुआ जो एजेंडा था वो क्या था, इनका वास्तविक उद्देश्य व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाकर धन प्राप्त करना तथा ईसाईयत का प्रचार करना था, जो कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में बदल गया, ठीक है। धीरे धीरे व्यापार के अंदर इन्होंने अपनी पकड़ बनाई, अपनी पकड़ मजबूत की व्यापार में। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हो गया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। यहीं पर दोस्तों दुर्ग बनाने शुरू किए, यहाँ पर फैक्ट्रियां बनाई, उनकी किलेबंदी की और दोस्तों यहीं पर जो है उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। जो मुख्य उद्देश्य इनका जो था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया उपनिवेशवाद में, साम्राज्यवाद के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे देखते हैं। स्विस लेखक लैंडस्टोन ने भी एक बात लिखी है। इन्होंने क्या कहा है कि जाने के अनेक रास्ते व माध्यम है, परंतु उद्देश्य एक ही था। भाई कोई भी रास्ते से चले जाओ, किन्हीं भी माध्यम से चले जाओ, स्थल मार्ग से चले जाओ, जल मार्ग से चले जाओ, लेकिन उद्देश्य लोगों के जाने का क्या था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना जो धन धान्य से लबालब भरा पड़ा है। तो कुल मिला के भारत को, भारत की धन संपदा, ठीक है, यहाँ की संपन्नता, आर्थिक स्थिति को देखते हुए दोस्तों यूरोपियन ने भारत को चुना, भारत को टारगेट किया, भारत पहुंचे और दोस्तों मुनाफा कमाया और काफी लंबा शोषण किया भारतीयों का, ठीक है दोस्तों। इसके परिणाम भी बहुत बुरे थे, उसकी हम बात करेंगे। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो यूरोपियन यात्रियों का क्रम भाई कैसे कैसे आए थे। भाई आ तो गए, अब इनका क्रम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, याद रखोगे ना, सबसे पहले आए वह सबसे बाद में गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डच है, ये हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग थे। फिर अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे बात कर लिया जाए कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछ लिया जाए, दोस्तों याद रखना कि डच जो है वह अंग्रेजों से पहले आते हैं, लेकिन डच कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंग्रेजों के बाद में स्थापित होती है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होती है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। वहीं अंग्रेज जो है लगभग 1600 के अंदर ही जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों आपसे यात्रियों क्रम पूछेगा कि भाई किस किस प्रकार से यात्री है, तो दोस्तों पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी निर्माण का क्रम पूछ लिया जाए तो दोस्तों आगे आपके लिए वो भी लेकर आया हूं, चिंता मत करो। कंपनी निर्माण का पूछ लिया जाए तो दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज और उसके बाद 1602 में डच। अंग्रेजों को दोस्तों 1599 में दोस्तों कंपनी बनाते हैं, अधिकार दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को मिलता है रानी की तरफ से, ठीक है, वो आगे बात बताऊंगा। फिर दोस्तों डच 1602 में, फिर डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 के अंदर और स्वीडिश 1731 के अंदर कंपनी बनती है। तो दोस्तों एक बात याद रखोगे कि डच जो है वह अंग्रेजों से पहले आते हैं, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों की जो कंपनी है वो डचों से पहले बन जाती है, ठीक है, याद रखना। ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके बहुत काम आएगा, लाभदायक है, ठीक है। चलिए
इसके बाद आगे क्या है दोस्तों, इसके आगे हम परिणामों की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ये कंपनियों के नाम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पुर्तगाल जो है, भारत में यूरोपीय कंपनियां कौन, पुर्तगाली की जो कंपनी थी इसका नाम था एस्तादो द इंडिया, याद रखना। स्थापना वर्ष है दोस्तों 1498, ठीक है। बाकी मुख्य रूप से जो काम करना शुरू करती है 1505 में दोस्तों, पहला वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा हिंदुस्तान में नियुक्त होता है, तो 1505 से दोस्तों ये मुख्य रूप से कार्यरत होती है। बाकी स्थापना वर्ष 1498 है। उसके बाद दोस्तों हॉलैंड, हॉलैंड बोल दो या डच बोल दो, ठीक है। हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी डच बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। वेरिंगिंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ठीक है, ये 1602 में बनती है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड है ना, हालांकि इंग्लैंड की कंपनी पहले बनी है, ठीक है। ये उनके आने के क्रम के हिसाब से मैंने कर दिया है, ठीक है। इंग्लैंड की जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोस्तों देखिए 1599 में दोस्तों क्या बोलते हैं, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारी होते हैं जो कि इस कंपनी का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जो महारानी का जो रॉयल चार्टर जो है, महारानी का जो रॉयल चार्टर है दोस्तों, उसके द्वारा जो इसे भारत के साथ व्यापार करने की जो अनुमति मिलती है दोस्तों, वो 1600 में मिलती है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 के अंदर है ना, तो वो 1600 में मिलती है, ठीक है। तो वैसे दोस्तों स्थापना वर्ष भी दोस्तों इसी वजह से भारत के साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों, भारत के साथ अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है 1600 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर दोस्तों डेनमार्क है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांस, इसका नाम था कंपनी देश इंड से ओरिएंटलेस, 1664 ईस्वी में। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए, इसमें किसी प्रकार का आपको जो है कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मर्चेंट्स द्वारा हम कह देते हैं कि मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने 1599 में कंपनी बनाई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है दोस्तों क्या हो जाता है, इसको रानी जो है वो क्या आज्ञा दे देती है, ठीक है। तो भारत के साथ अगर देखें तो 1600 ईस्वी। चलिए, बाकी ये इन कंपनियों की स्थापना वर्ष हो गए। अब दोस्तों थोड़ा सा हमने ये जान लिया कि भाई क्यों आए थे, हमने कारण जान लिए, कारणों पर चर्चा कर ली, आखिरकार इनके आने के परिणाम क्यों हुए थे। हालांकि परिणाम हम लास्ट में जानेंगे, लेकिन दोस्तों मोटी मोटी एक रूपरेखा आपको बना दूं कि परिणाम क्या हुए थे, ठीक है। ये भी देख लीजिए यहीं पर ही दोस्तों, ये फ्रेम करने का मेरा ही अपना तरीका है, इसी प्रकार से जो है आपको चीजें समझ में आएगी, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए परिणाम क्या हुए कंपनी के भारत में आने के कालक्रम में। अनेक परिणाम हुए। देखो, नंबर 1 तो है प्रारंभ में स्थानीय व्यापारी उत्पादकों तथा देशी शासकों को कंपनी के आने से काफी लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि वे सोना चांदी में भुगतान करते थे तथा भारत की वस्तुएं खरीदते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थिति उलट हो गई। यानी शुरुआत में हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, शुरुआत में अगर हम उनको लूटना शुरू कर देंगे तो कोई उसके बाद में शुरू से ही विरोध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में काफी मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे दोस्तों क्या हो गई, स्थिति उलट हो गई। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य स्थापना के पश्चात किसानों, व्यापारियों एवं आम भारतीयों का आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आप सभी को पता है दोस्तों, भारत बेरोजगार हो गए, ठीक है। जो भारत के लघु और कुटीर उद्योग है वो समाप्त हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग प्रकार का हम कह सकते हैं कि रेल निर्माण हुआ, मशीनीकरण का युग आया, जिससे दोस्तों क्या हुआ, जो हाथ से जो काम किया करते थे मजदूर, अब वो फ्री हो गए, वो बेरोजगार हो गए, मशीनों द्वारा काम किया जाने लगा। जहां 10 लोग एक काम को करते थे मिलके, वहां एक मशीन ही जो है एक उस काम को कर रही। तो दोस्तों बाकी के जो 9 लोग हैं वो क्या हुए, बेरोजगार हो गए। छोटे लघु कुटीर उद्योग दोस्तों समाप्त हो गए, ठीक है। किसानों की कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी किसानों की, ठीक है। चलिए, भारत में आधुनिक व्यावसायिक संगठनों का उद्भव हुआ। देश एवं दुनिया की मंडियों से भारतीय व्यापार का जुड़ाव कायम हो गया, ठीक है। पूरे हम कह सकते हैं कि भाई पूरे जो यूरोप है वह भारत का शोषण कर रहा था, जिससे भारतीय माल जो है दोस्तों पूरे विश्व में जो है उनकी मंडियों तक पहुंच रहा था, ठीक है। और भारतीय व्यापार से, भारतीय माल से काफी मुनाफा कमा रहे थे यूरोपीय। भारतीय के लिए काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि नुकसानदायक चीज थी। इसके अलावा राजनीतिक एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नवीन बदलाव हुए। विधि का शासन, आधुनिक न्यायपालिका, लोकतांत्रिक राजनीतिक, आधुनिक पुलिस एवं सैन्य व्यवस्था को भारत में विकास हुआ। चलो ये चीज हम देखते हैं भाई, न्याय प्रशासन है, सैन्य व्यवस्था है। आज भी हम देखते हैं भाई कुछ अंग्रेजों द्वारा किए गए जो दोस्तों यहाँ पर सुधार है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही लाभ के लिए काम किया। आज रेल लाइन निर्माण हम देखें तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जो रेल निर्माण की थी वो कहीं ना कहीं अपने ही लाभ के लिए की थी, कि भाई अगर कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उसमें जो है रेल एक सुपर फास्ट तरीके से जो है माल पहुंचा देगी, ठीक है। अगर सेना को तुरंत कहीं भेजना हो तो उसमें रेल काम आएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने मुनाफे के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में वो अपने लिए आज अपने भी फिर बाद में अपने भी काम आने लगी, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियों द्वारा भारत में कई नवीन फसलों जैसे आलू है, मक्का है, टमाटर, अनानास आदि को लाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम में ये भी आता है भाई पुर्तगाली क्या लेकर आए थे, क्या नहीं लेकर आए थे, ठीक है।
जैसे मैंने आपको बताया भी जहांगीर के समय आलू लेकर आए थे, ठीक है, आलू जहांगीर के समय में आता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे लेकर आए, ठीक है, जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जिनका निर्माण होने लगा, उगने लगी, ठीक है। तो बहुत सारी नई चीजें भी इन्होंने हमें दी। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है यूजीसी नेट में। हम जब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से बताऊंगा भी पुर्तगाली क्या क्या भारत लेकर आए थे, ठीक। अभी हम नॉर्मल एक सामान्य सा परिणाम जान रहे हैं। आगे देखिए, भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी कंपनियों के आगमन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, चिंतन, विचार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हुए। अब देखिए दोस्तों, जब हम किसी और दूसरी संस्कृति से जुड़ेंगे तो हमारा जो परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। हमने देखा दोस्तों वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बाद में दोस्तों पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जुड़ने के साथ साथ हमने भी वहाँ का कल्चर जो है अडॉप्ट कर लिया। आज हम भी दोस्तों क्या है, वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह अपने आप को रंग चुके हैं, रंगा हुआ पाते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे हम भी क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि उनके आगमन से जो है हमारी सोच, विचार, रहन सहन, खान पान पर भी प्रभाव पड़ा था। ये कुछ परिणाम थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह लेक्चर जो है आज पूरा होता है। और पहला लेक्चर था दोस्तों। आज आप इस लेक्चर को देखना, उसके बाद दोस्तों जरूर बताना, अपना आधुनिक भारत वाला जो फोल्डर बना हुआ है उसमें जरूर कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार समझ में नहीं आता दोस्तों तो दूसरी तीसरी बार पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ मैंने इसमें बताया नहीं है, हर एक चीज़ इसमें ऐड करिए। अब कल हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों से, ठीक है, पुर्तगाली पढ़ेंगे, फिर एक एक लेक्चर हम शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये लेक्चर तो आज यहीं पूरा होता है और आराम से इसको एक दो बार देखना, नोट्स बना लेना अच्छे अच्छे दोस्तों, हमेशा काम आएंगे। जितनी मेहनत मैंने की है, ठीक है, आपको सिर्फ एक पीपीटी देख के, एक पीडीएफ देख के उसको नोट करना है। आपको 10 किताबों में नहीं देखना है, ठीक है। मुझे तो पढ़ना ही पड़ता है, प्रामाणिकता की जांच भी करनी पड़ती है, एक एक डेट्स देखनी पड़ती है, सही है या गलत है, ठीक है। 10 लोगों से पूछना पड़ता है अगर कोई चीज़ में डाउट होता है तो, प्रोफेसर से, है ना। आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ना है दोस्तों। प्रॉमिस करता हूँ प्रश्न भी आएंगे, समझ भी विकसित होगी और दोस्तों मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।